मंगलपुर गांव में गर्मी की वजह से हर व्यक्ति का बुरा हाल था। घड़े का पानी भी उबलने लगा था। इतनी भीषण गर्मी में राजन अपनी चारपाई पर पसीने से लथपथ और बेचैन अपनी माँ के साथ एक कमरे में लेटा हुआ था। अरे ये मुआ पंखा एक तो धीरे चलता है, ऊपर से गर्म हवा फेंकता है। कल पूरी रात इस टूटी पंखी से हवा करते करते पूरा हाथ दुख चला। अरे माँ, मुझे बोल दिया होता, मैं हवा कर देता। अरे तू क्या ही करता बेटा, ये बांस की पंखी पूरी टूटी हुई है। अरे माँ क्या करे, गर्मी से तो मेरा बहुत बुरा हाल है। थोड़ी देर बाद राजन गर्मी से एकदम बेचैन हो उठा। तभी उसे सामने पानी का घड़ा नजर आया। राजन भागकर गया और पानी के मटके में अपना मुंह ऐसे डाल दिया जैसे गंगा में डुबकी लगा रहा हो। अरे मैया, फूक गया री। अरे जल गया रे, अरे जल गया पूरा चेहरा। अरे मैया। अरे इतनी गर्मी है कि पानी भी तप रहा है मेरे शरीर की तरह। माँ तुम ये पंखा हमें दिखाओ, हम जोड़ते हैं। कमबख्त कुछ तो हवा आएगी इससे। अरे घर में बांस खत्म हो गया है, जंगल जाकर लाना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई नहीं, हम ले आते हैं। अरे इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे, थोड़ी सांझ को चले जाना। अरे कोई नहीं माँ, सांझ को भी गर्मी इतनी ही रहेगी यहाँ तो। राजन बाहर की ओर चल दिया। जब राजन जंगल की ओर जा रहा था तभी वो देखता है कि कुएं के किनारे एक बूढ़ी अम्मा पड़ी है। ये देखकर राजन भागा हुआ अम्मा की ओर गया। अरे अम्मा, क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों पड़ी हुई हो कुएं के किनारे? अरे आओ उठो, चलो उठो। राजन अम्मा को हाथ पकड़कर उठाकर बिठा देता है। अरे क्या बात हुई अम्मा? हाँ, यहाँ ऐसे क्यों गिरी हुई थी तुम? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची। बच्चे प्यास के मारे रोए जा रहे थे तो सोचा कुएं से पानी ले आऊं। अरे कमाल करती हो अम्मा तुम। अरे किसी बच्चे को या घर के जवान को भेज दिया होता पानी लेने। अरे किसे भेज दी बेटा, दोनों बेटा बहू शहर गए हैं काम से और बच्चों को अकेले कैसे भेज दी। राजन एक हाथ से पानी का घड़ा उठाता है और दूसरे हाथ से अम्मा का हाथ पकड़कर अम्मा को घर पहुंचाता है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं सामने उनका गोल मटोल पोता कुर्सी पर बैठा होता है। उसके वजन से कुर्सी के चारों पाए टेढ़े हो रखे थे। राजन अम्मा के लिए घड़े से पानी भरकर लाता है। लो अम्मा, पानी पियो तुम पहले। अम्मा सारा पानी पी जाती है। क्या हुआ दादी तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, बस पानी लाते वक्त थोड़े चक्कर आ गए थे। अम्मा, अरे ये है तुम्हारा बच्चा? हाँ, ये मेरा छोटे वाला पोता है गोला। अरे तो अम्मा इसे भेज दिया होता, इसे तो वैसे भी जरूरत है बाहर निकलने की। देखो कैसे बेचारी कुर्सी के चारों पैर टेढ़े किए हैं इसने। अरे छोटा सा तो है, कहाँ कुएं से पानी भरने जाता। छोटा सा? अरे अम्मा कुएं तो यूं ही जाती हो तुम। मैं तो कहता हूँ इसी में पानी भर लिया करो, एक हफ्ते तक तो काम चली जाएगा इससे। ये सुनकर अम्मा हंसने लगती हैं। राजन के सिर पर हाथ रखकर कहती है, जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें जग के सारे लाभ दे। बहुत अच्छे आदमी हो लल्ला तुम। अरे उसमें क्या बड़ी बात है अम्मा। चलो अम्मा, पाए लागू, चलता हूँ। ठीक लल्ला, ध्यान से जाना, ठीक है? जी अम्मा। और राजन फिर एक बार जंगल की ओर निकल जाता है। अब जैसे ही वो जंगल पहुंचता है देखता है कि नट्टू और पोपट पेड़ काट रहे हैं। अरे अरे भाई पोपट और नट्टू, अरे क्यों ये पेड़ काट रहे हो भैया? अरे राजन भाई, हमारा पूरा घर गर्मी से भभक रहा भैया, तो सोचा कि पेड़ की टहनियों से घर की छत को ढक ले, तो उससे गर्मी भी नहीं पड़ेगी और घर थोड़ा ठंडा भी रहेगा भैया। अरे भाई, अगर यूं ही सब पेड़ काट कर ले जाते रहेंगे तो ये पूरा जंगल तो फिर बंजर बन जाएगा, और ये पेड़ तो हमें हमारी सांसें देते हैं भैया। तो अगर यही नहीं रहे तो सोचो इस गांव का क्या होगा, नट्टू और पोपट कहीं के।
ये बात तो ठीक है राजन भैया, पर इतनी गर्मी का क्या करें बताओ। अरे क्या करें क्या, वही करो भाई जो मैं कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ जंगल में, जंगल में जाके पेड़ों की ठंडी छांव में मजे लेंगे और क्या। आओ चलो। अभी तो नहीं भैया, अभी तो घर पर बीवी इंतजार कर रही है, पर आगे से कभी पेड़ नहीं काटेंगे ये बोल दे रहे हैं आपको। हाँ नहीं तो। बहुत बढ़िया नट्टू, बहुत बढ़िया, चलो निकलते हैं हम भी हैं। ये कहकर राजन जंगल के अंदर चला जाता है। राजन थोड़ी दूर ही चलता है कि अचानक से भूकंप आ जाता है। राजन के पांव तले जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जिसकी वजह से राजन धड़ाम से नीचे गिरता है और उसका सर जाकर जमीन पर लगता है। अरे मोरी मैया, अरे ये क्या हुआ एकदम से है? ये पैरों तले जमीन खिसकना अब तक तो सुना ही था, पर अब ये तो सच में होने भी लगा भैया है। राजन सर मसलता हुआ अपनी दाहिनी ओर देखता है। वहाँ एक भीड़ा सा रास्ता जा रहा है, जिसके दोनों साइड पर पेड़ हैं और दोनों पेड़ उस रास्ते के आगे झुके हुए हैं, जैसे दो चौकीदार पहरेदारी कर रहे हों। अरे अरे ये रास्ता कहाँ से आया? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा है। राजन धीरे से उस रास्ते की ओर बढ़ता है और जाकर देखता है कि बाहिने पेड़ के तने पर कुछ लिखा है। राजन झुककर पढ़ने लगता है। जितना प्यार तुम मेरे घर को दोगे, उतना ही प्यार मेरा घर तुम्हें देगा। ये पढ़ के राजन और विचलित हो जाता है। फिर वो झुककर उन दोनों पेड़ों के पार चला जाता है। अरे ये किसका घर है, और वो भी जंगल के बीचों बीच? दरवाजे के बगल में एक घंटी बजाने का बटन है। जैसे ही राजन वो बटन दबाता है, उस घर के दरवाजे अपने आप एकदम से खुल जाते हैं। राजन डरकर पीछे की ओर उछल पड़ता है। अरे तेरी, अरे ये क्या भैया? जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक ठंडी हवा का झोंका राजन के मुंह पर आकर लगता है और वो अचंभित हो जाता है। अरे हा, अरे ये इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है यहाँ? अरे भैया। वो अंदर जाता है। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा कैसे है? बाहर से तो कितना छोटा दिख रहा था, और ऊपर ये कितने सारे कमरे हैं। अरे बाप रे भैया। वो सामने रखे बिस्तर, जिस पर मलमल की चादर बिछी थी, उस पर जाकर बैठ जाता है। अरे वाह वाह वाह, है इतना मुलायम बिस्तर पहली बार देखा है भैया। आहा। वो चारों ओर देखता है। अरे पर भैया इतना बड़ा घर ये है किसका? तभी वहाँ राजन के सामने एक तोता उड़ता हुआ आता है और उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और उसके कान में कहता है, ज़ईफ़ों का मददगार और जंगल को जो बचाए जान, उसी का ये मलमल का बिस्तर और उसी का रसोई का हर पकवान, उसी का है हर कमरा और उसी का ये मकान। तोते को बोलता देख राजन स्तब्ध रह जाता है। जैसे हो वैसे ही रहना, मन में न लाना लोभ का विचार। दिन में घर ये तेरा होगा, पर रात को कदम न रखना। तुम दहलीज के इस पार, वरना देख नहीं पाओगे फिर से तुम अपना संसार। और ये कह के तोता एक दरीचे से आती हुई रोशनी से उड़ जाता है। राजन कुछ देर वहीं देखता रहता है और फिर वो रसोई की ओर चला जाता है। रसोई के दरवाजे पर कुछ लिखा था। राजन वो पढ़ने लगता है। ठंडा शरबत, ठंडा पानी और हर पकवान, नाम लेके बस तुम कहना, खिला दो रसोई के भगवान। ये पढ़कर राजन कहता है, मुझे ठंडा पानी पीना है रसोई के भगवान। और तभी वहाँ ठंडे पानी के 2 घड़े आ जाते हैं। उसमें से राजन पानी निकालकर पीता है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? पी कर देखता हूँ। अरे भैया, कितना ठंडा और कितना मीठा पानी है।
ये पी के तो आत्मा तृप्ति हो गई भैया। पानी पीने के बाद राजन सोचता है कि अरे क्यों ना मैं माँ और गांव वालों को यहाँ पर बुला लूं। गांव में हर इंसान का गर्मी से बुरा हाल है। बूढ़े लोग ऐसी गर्मी के प्रकोप से बेहोश हो रहे हैं और बच्चे इसकी वजह से अपने स्कूल में ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे। और अम्मा और माँ को कितना सुकून मिलेगा यहाँ। और अम्मा का वो पेटू पोता, तो उसके लिए तो यहाँ कितने पकवान बन सकते हैं। ये सोचकर राजन गांव की ओर निकल जाता है। और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। अरे भैया, अरे मैं सभी गांव वालों के लिए ऐसी खबर लाया हूँ कि सुन के सबकी तबीयत तंदुरुस्त हो जाएगी भैया। ये सुनकर सभी उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है। अरे ऐसी क्या बात है? क्या बात है भैया? अरे क्या बात हो गई? क्या हो गया? क्या बात कह रहा है? अरे क्या बात है भैया? अरे क्या हो गया है? क्या बात कह रहे हैं? अरे क्या हो सकता है? क्या बात कह रही है? क्या हो गया? अरे भैया, बात यह है कि आप सभी को इस भीषण गर्मी से बचाने का एक रामबाण उपाय मिल गया भैया। ये सुन के सत्तू सरपंच, जो अपने 2 चमचों सोमवीर और राजवीर के साथ खड़ा है, वो बोलता है, अरे ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? हमें भी तो बताओ भाई राजन। जी सरपंच जी, अभी बताता हूँ। असल में हुआ यूं कि मुझे जंगल में एक रहस्यमय घर मिल गया है, जिसके अंदर ठंडी हवा चलती है। आहा, मलमल के बिस्तर है भाई साहब, और रसोई में चाहे जो मन आए वो खा सकते हैं भैया। अरे क्या बात है भैया? अरे क्या हो गया है? अरे चल राजन, है? अरे क्या तू सत्तू सरपंच एकदम टंच को और इन सबको भरी दोपहरी में खड़े होकर के झूठ बोल रहा है? अरे हमारी अम्मा की कसम सरपंच जी, आप सभी एक बार आकर तो देखिए। अच्छा चलो, अगर आ भी गए तो इतने सारे लोग एक घर में कैसे आएंगे? हैं? अरे सरपंच जी, वहाँ इतने कमरे हैं कि मैं तो गिन भी नहीं पाया। हाँ, तो उसमें कौन सी अचंभे की बात है? गणित में तो तुम वैसे भी फेल ही होते थे। ये सुनकर पूरा गांव हंसने लगता है और राजन भी हंसने लगता है। वो बात तो सही है, पर आप लोग एक बार आकर तो देखो। आओ तो सही। चलो रे, ए रामवीर, ए सोमवीर, चलो देखते हैं चल के कि ऐसा क्या मिल गया इसे। हम हैं सत्तू सरपंच, एकदम टंच। हाँ, हमें कोई पागल नहीं बना सकता। हाँ, सभी राजन की बात मान के उसके साथ जादुई हवेली में चले जाते हैं। जैसे ही सभी लोग उस घर में घुसते हैं, ठंडी हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। सभी लोग खुशी से उत्साहित हो झूमने लगते हैं। हाँ बोलो बोलो सरपंच जी, अब तो मान गए कि मैं सच बोल रहा था भैया, है? बोलो। अरे हाँ भाई, ये मकान तो वाकई जादू है यार राजन। सत्तू सरपंच की तरह एकदम टंच। अरे पर एक बात याद रखना भैया कि सभी शाम को यहाँ से चले जाना, क्योंकि रात को ये घर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं देता। हाँ, सभी उसकी बात मान लेते हैं और पूरे घर में इधर उधर डोलने लगते हैं। सभी बच्चे उत्साह में पूरे घर में दौड़ने लगते हैं। गोला राजन के पास आता है। भैया रसोई कहाँ है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे गोला राम, आजा आजा, तुझे खूब सारा खाना खिलाकर गुब्बारा बना देता हूँ, ठीक है? हर दिन घर में रोज दावत होती और पूरे घर में रौनक छाई रहती। कहीं औरतें कमरे में एक दूसरे से पूरे दिन बातें करती, तो कहीं बच्चे पूरे दिन घर में भागते फिरते और हाथ में हर वक्त कोई न कोई पकवान। गोला और उसकी दोस्त निमी वहाँ खूब खेलते। अरे गोला, आज आइसक्रीम खाने की रेस लगाते हैं किचन में चलकर। निमी और गोला दोनों रसोई में दौड़े जाते हैं और बेसब्री से गोला वहाँ जाकर चिल्ला देता है, आइसक्रीम की बारिश कर दो, हे रसोई के भगवान।
अरे बुद्धू, पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। ये क्या मांग लिया तूने? अरे कुछ नहीं होता, चल कंपटीशन लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा आइसक्रीम 2 मिनट में इकट्ठी करेगा। पूरी रसोई में आइसक्रीम बरसने लगती है। दोनों निमी और गोला सिर पे थाली लेकर भाग के आइसक्रीम इकट्ठी करने लगते हैं। ए गोला, तू मुंह खोल के क्यों भाग रहा है? ताकि साथ साथ आइसक्रीम खा भी सकूं। भागते भागते दोनों आइसक्रीम पर फिसल कर गिर जाते हैं और हंसने लगते हैं। कई दिन गांव के बच्चे और बूढ़े उस घर में रोज सुबह आते और शाम को वापस अपने घर लौट जाते। बच्चे दिन में खूब आराम से पढ़ते और रोज रसोई से कुछ न कुछ लेकर खाते रहते, और बूढ़े लोगों को भी दिन में मलमल के बिस्तर पर लेटकर खूब सुकून मिलता। लेकिन सत्तू सरपंच जब भी लौटकर घर जाता तब उसकी खूब जान जलती। क्या भाई राजन है? ऐसा क्या है इस घर में जो कोई रात को नहीं रह सकता? बताओ यार। सरपंच जी, वो इस घर का अपना नियम है कि यहाँ कोई शाम के बाद नहीं रुक सकता। हाँ, एक बात बता, इस घर ने तुझे अपने मुंह से ये बात बोली है क्या? है बता। अब इस घर के रक्षक तोते ने बोली है ये बात। हाँ। अरे ये देख लो अरे सत्तू सरपंच सबसे टंच से मजाक करने की कोशिश कर रहा है अरे भैया, मजाक नहीं, सच बोल रहा हूँ भाई। सत्तू सरपंच हंसकर अपने घर लौट आता है। लेकिन सत्तू सरपंच का घर आने पर फिर से दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने दोनों चमचों राजवीर और सोमवीर को बुलाता है। क्यों रे? तुम लोगों को ना लगती गर्मी रात को? है तुम लोगों का मन नहीं करता कि रात को मलमल की चादर ओढ़कर हवेली की ठंडी हवा में सोने का? है बोलो बोलो। अब मन तो बहुत करता है सरपंच साहब, पर रात को वहां जाना मना है ना। धत, किसने बोला? उस राजन ने? अरे झूठ बोलता है वो। है कह रहा था कि तोते ने बोला है अरे कौन सा तोता, कैसा तोता है? और किसी गांव वालों को तो ना दिखा वो कभी। बात तो ठीक है सरपंच साहब आपकी, तो वे चलते हैं हवेली, और इससे पहले कि हमें कोई देख ले हम भोर के वक्त पर ही वापस लौट आएंगे ये की ना तूने सत्तू सरपंच, एकदम टंच जैसी बात है। शाबाश शाबाश, चलो चलो। ना भैया ना, मैं नहीं जा रहा, मुझे तो डर लगता है। वो हवेली जादुई है, क्या पता आया भी हो कोई तोता। मैं नहीं उलझता ऐसी चीजों में। हाँ। अरे जा डरपोक कहीं का है, अपने भाई जैसा बनकर देख, वो कैसे झट से तैयार हो गया जाने के लिए। देख चल रहे राजवीरा, हम दोनों ही चलते हैं, चल। सत्तू और राजवीर दोनों रात को हवेली चले जाते हैं, पर अगले दिन जब वो वापस जादुई हवेली आते हैं तो उनके साथ अजीब चीजें होने शुरू हो जाती हैं। सत्तू रसोई में जाकर लड्डू मांगता है। मुझे बेसन के लड्डू दे दो हे रसोई के भगवान। और लड्डू उसके सामने आ जाते हैं, पर जैसे ही सरपंच लड्डू खाता है वो एकदम से उछल पड़ता है। अरे मार दिया रे। अरे बेसन के लड्डू में इतनी सारी मिर्ची कैसे आ गई? वहीं दूसरी ओर जब राजवीर जो मुलायम बिस्तर पर लेटने के लिए कूदता है तो बिस्तर एकदम से पत्थर का हो जाता है। आई, अरे टूट गई रे, पूरी कमर टूट गई। अरे किस कमबख्त ने यहाँ पत्थर ला कर रखा है इसके नीचे? अरे पूरा दिन उनके साथ यही होता रहा, लेकिन फिर भी दोनों बाज नहीं आते और फिर से उस दिन रात को सोने जादुई हवेली पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों सोने के लिए लेटते हैं उनके सामने वो तोता अचानक आ जाता है। दोनों डरकर अपने बिस्तर से उठ पड़ते हैं। तोता जोर से चिल्लाता है,
ये हवेली है जंगल की देन, रात को छीना तुमने इसका चैन, गलती से माफी एक बार, मेरे घर से इतना प्यार कि आए फिर से दूसरी बार, तो फिर भूल जाओ तुम अपना संसार। अगले दिन जब घर वाले वापस हवेली की जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हवेली वहाँ है ही नहीं। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी भीड़ में खड़ी नीलम पूछती है, अरे राजन, तेरी जादुई हवेली कहाँ गायब हो गई? अरे पता नहीं, कल तक तो यहीं थी, तुमने भी तो देखा था। तभी वहाँ सोमवीर भागा आता है। भाई राजन, मेरा भाई कल से घर नहीं आया। वो 2 दिन से हर रात को सरपंच के साथ यहाँ सोने आता था, पर न जाने क्या हुआ कि आज मुड़ के लौटा ही नहीं। हो, तभी हवेली गायब है, क्योंकि उन्होंने हवेली का नियम तोड़ दिया। अम्मा भीड़ में खड़ी होती है और जैसे ही वो ये बात सुनती है वो जोर से चीखती है, देख तुम्हारे गधे भाई और उस निकम्मे सरपंच की वजह से अब हमारा और हमारे बच्चों का भी सत्यानाश हो गया। अम्मा, सरपंच और हमारे भाई की तरफ से हम माफी मांग ले रहे हैं, माफ कर दो अम्मा। अरे भाई राजन, तुम तो समझो ना, तुम तो दयावान हो, जो पेड़ों तक पर दया दिखाता है, तो अब उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है, माफ कर दो मेरे भाई राजन उन्हें। राजन थोड़ी देर सोचकर जवाब देता है, ठीक है, कर देंगे माफ। राजन हवेली जहाँ होती थी उसके सामने जाकर हाथ जोड़ लेता है। हे जादुई हवेली, तुम प्रकृति की देन हो, हम सबको खुद में सवारे रखती हो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने कोख में सवार के रखती है। तभी जादुई हवेली एकदम से सबके सामने एक तेज रोशनी में से निकलकर आ जाती है और सरपंच हवेली की एक खिड़की से उड़ते हुए आता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। कहाँ पटक गए भैया? भैया पहुंच गए, वापस आ गए। माफ कर देना भाई मुझे राजन, मैंने प्रकृति के नियम तोड़े और अपने साथ साथ पूरे गांव का भी नुकसान करा दिया। कोई नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारे लिए यही आपका माफीनामा है। चलिए घर चलिए सत्तू भैया। और सभी गांव वाले हंसते खेलते हुए और बच्चे तो सरपंच की पीठ पर चढ़कर हवेली के अंदर चले जाते हैं।